नमस्कार दोस्तों। एग्ज़ाम वॉरियर्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये इतिहास का भाग 6 है जिसमें ब्रिटिश सत्ता का विस्तार हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं। इनमें सभी प्रश्न जो होते हैं ऑब्जेक्टिव होते हैं। 20 प्रश्न आएंगे आपके सामने और उन सभी प्रश्नों के 4 ऑप्शन होंगे जिन्हें आप अपने आप को चेकआउट कर सकते हैं और उन सभी प्रश्नों को हमारे साथ सॉल्व भी कर सकते हैं। ये सारे प्रश्न आपके आने वाले सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, यूपीएससी, स्टेट पीएससी, एसएससी, रेलवे के एनटीपीसी या ग्रुप डी के जो भी एग्जाम्स होते हैं, साथ में बैंकिंग और अभी जो आरओ और एआरओ के जो फॉर्म्स भरे गए हैं उनके एग्जाम भी होने वाले हैं। तो उन सभी परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। जहाँ भी स्टैटिक जीके पूछा जाता है या हिस्ट्री पूछी जाती है, उन सभी जगहों पे ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं। इन सभी प्रश्नों में मैंने प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन शामिल किए हैं और कुछ अलग से प्रश्न को शामिल किया गया है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। आप मुझे मेरे फेसबुक पेज पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, साथ में अगर आप मुझे ट्विटर पे भी फॉलो करिए और इसके अलावा मुझे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करिए इस वीडियो की पीडीएफ और लिंक के लिए। चलिए देखते हैं आज के अपने पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह ने 1733 ईस्वी में बिहार की सूबेदारी बंगाल के नवाब शुजाउद्दौला को प्रदान की थी? है ना। तो मुगल बादशाह का नाम बताना है जिसने 1733 ईस्वी में बिहार की जो सूबेदारी थी वो बंगाल के नवाब शुजाउद्दीन को प्रदान कर दी थी। तो वो था मोहम्मद शाह रंगीला। ऑप्शन नंबर सी आपका जो है करेक्ट आंसर है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, बंगाल के किस नवाब ने यूरोपीय लोगों की जो तुलना थी वो मधुमक्खी के छत्ते से की, जिसे यदि न छेड़ा जाए तो शहद देगी और पर यदि छत्ते के साथ छेड़छाड़ की गई तो मधुमक्खियों की तरह वो काट काट कर प्राण ले सकती है। तो ये जो उपमा थी वो यूरोपियन लोगों की दी थी अलीवर्दी खान ने। इसे आप याद रखना, अलीवर्दी खान भी जो था वो बंगाल का नवाब था। इसके बाद जो था वो शुजाउद्दौला आया था। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता तथा फ्रांसीसियों द्वारा चंद्रनगर की किलेबंदी सुदृढ़ करने का विरोध करते बंगाल के किस नवाब ने कहा था? है ना। क्योंकि देखो अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता और फ्रांसीसियों द्वारा चंद्रनगर की किलेबंदी की शुरुआत की गई थी सबसे पहले। इस चीज को देखते हुए बंगाल के नवाब ने कहा था कि तुम व्यापारी हो, तुम्हें किले की क्या करना, है ना। मेरे संरक्षण में रहते हुए तुम्हें शत्रुओं का कोई भय नहीं होगा, ऐसा मैसेज दिया था किस बंगाल के नवाब ने? तो आपको जानना होगा, इसका जो करेक्ट आंसर है अलीवर्दी खान है। देखिए जो भी टॉपिक्स यहाँ पे दिए गए हैं उन टॉपिक से जितने प्रश्न बन सकते थे अलग अलग तरीके से, उन सभी प्रश्नों को इसमें शामिल करने की कोशिश की गई है। और ये सारे प्रश्न इतने आसान भी नहीं होते हैं क्योंकि जो भी आरओ एआरओ या फिर यूपीएससी के पेपर जो होते हैं उसमें थोड़े से मॉडरेट और डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन होते हैं। तो इस तरह के प्रश्न वहाँ पे शामिल होते हैं और कुछ प्रश्न होते हैं जो एनटीपीसी, रेलवे, ग्रुप डी वगैरह होते हैं, उसमें कुछ आसान प्रश्न होते हैं, तो इन आसान प्रश्नों को भी इसमें शामिल किया गया है। तो सभी एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला प्रश्न है, बंगाल का वह नवाब कौन था जो जानता था कि अंग्रेजों को बंगाल की भूमि से निकाल बाहर कर सकता है, किंतु ऐसी स्थिति में उसके ही शब्दों में समुद्र में आग लग जाएगी, यानी कि बहुत ही ज्यादा उथल पुथल हो जाएगा। ठीक है, तो वो था अलीवर्दी खां जिसने इस तरह की बातों को विचार किया था। आगे प्रश्न है, बंगाल के किस नवाब ने अपने उत्तराधिकारी को यह सलाह दी कि तीनों यानी कि अंग्रेज, फ्रांसीसी और डच को एक साथ निर्बल करने का विचार कभी भी मत करना, है ना। क्योंकि जो अलीवर्दी खान था वो इन चीजों से काफी ज्यादा अवेयर था और वो जानता था उनकी शक्ति के बारे में। इसलिए उसने कहा था कि पहले अंग्रेजों को सबसे सशक्त मानता था और सबसे पहले उनको अंत करने की कोशिश करने की बात कही थी। इसके बाद बाकी का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो ऐसा कहने वाला भी कौन था? तो बंगाल का नवाब अलीवर्दीन खां था। ठीक है, आगे प्रश्न है जिसमें पूछा गया कि बंगाल के नवाब अलीवर्दीन खां का उत्तराधिकारी कौन था? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए जो अलीवर्दीन खां था उसका जो उत्तराधिकारी था वो था सिराजुद्दौला। इसी के शासनकाल में लॉर्ड क्लाइव आया था और बंगाल में बैटल ऑफ प्लेसी हुआ था। आगे प्रश्न है, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला तथा ब्रिटिश कंपनी के बीच विवाद के क्या कारण थे? है ना। सबसे प्रमुख कारणों में से कौन कौन से कारण थे उसके ऊपर ध्यान देना है। क्यों ब्रिटिश कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच में युद्ध हुआ था जिसे बैटल ऑफ प्लेसी के नाम से जाना जाता है, और क्या कारण थे जिसकी वजह से इनके बीच में विवाद हुए थे?
देखिए पहले कारणों में दिया गया है अंग्रेजों द्वारा कलकत्ते की किलेबंदी। बिल्कुल, जब अलीवर्दीन खान था उसी समय से अंग्रेजों ने कलकत्ते की किलेबंदी करना शुरू कर दी थी, जो कि एक व्यापारी के लिए करना सही नहीं था। दूसरा, अंग्रेजों द्वारा दस्तक का दुरुपयोग, यानी जो उनको फ्री पास दिया गया था कलकत्ता में आकर व्यापार करने का, उसका वो लोग दुरुपयोग करते थे। साथ में तीसरा, भगोड़े कृष्ण बल्लभ को कलकत्ता में अंग्रेजों द्वारा शरण दिया जाना। तो ये 3 कारणें थी, जो तीनों ही कारणें यहाँ पे सही दी गई हैं और इन्हीं तीनों कारणों की वजह से बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश कंपनी के बीच में विवाद हो गया था। आगे प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में क्या है? कलकत्ता पर नवाब सिराजुद्दौला अधिकार, काल कोठरी की त्रासदी बी नंबर, तीसरा है अलीगढ़ की संधि और चौथा है प्लासी का युद्ध। ये सब कार्यक्रम कब कब हुए थे उसके बारे में आपको यहाँ बताना है। तो देखिए कलकत्ता पर सिराजुद्दौला का जो अधिकार हुआ था वो कब हुआ था? 15 से 20 जून 1756 में हुआ था। सिराजुद्दौला जैसे ही जून में यहाँ पर आता है, उसके बाद उसने एक अलग सी घटना घटी जिसमें उसने क्या किया था कि काल कोठरी त्रासदी हुई थी 20 जून 1756 को, है ना। 15 से 20 जून के बीच में वो आया और आते ही उसने क्या किया था, जो भी अंग्रेजों के जो सैनिक थे उन सभी सैनिकों को, लगभग 142 सैनिक थे जिनको एक छोटे से कमरे में बंद करा दिया गया था और उसमें उन सभी की जान चली गई थी। तो ये काल कोठरी त्रासदी बोली जाती है जो 20 जून 1756 में घटी थी। इसके बाद अली नगर की संधि हुई थी 9 फरवरी 1757 को। और प्लासी का युद्ध, जो कि आपको पता है बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंट है, हर एक तरह के पेपर में पूछा जाता है। तो ये हुआ था 23 जून 1757 को। यानी कि ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, बंगाल के नवाब मीर जाफर ने कठपुतली मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से क्लाइव को साबत जंग यानी युद्धों में अनुभव प्राप्त की उपाधि एवं कुछ क्षेत्रों की जमींदारी दिलाई। क्लाइव की जागीर कहलाने वाला उस क्षेत्र की पहचान करें। तो देखिए क्लाइव की बहुत ज्यादा हेल्प किसने की थी? मीर जाफर ने, जिसने जो सिराजुद्दौला था उसको धोखा दिया था और शाह आलम द्वितीय ने इसको एक कठपुतली बोला था। ठीक है, तो इस तरीके से युद्धों में बहुत ज्यादा प्रभाव भी था इसका मीर जाफर का, क्योंकि वो एक सेनापति था सुजाउद्दौला का। उसकी सहायता से ही जो क्लाइव था वो बैटल ऑफ प्लेसी जीत पाया था और सुजाउद्दौला को हारना पड़ा था। तो इस तरीके से क्लाइव की जो जागीर कहलाने में जो जगह थी उसको नाम दिया गया था क्या? 24 परगना। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें पूछा गया है, बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर को राजधानी बनाई थी। देखिए जब सिराजुद्दौला बैटल ऑफ प्लेसी में हार गया था, उसके बाद मीर जाफर बंगाल का नवाब बना, लेकिन मीर जाफर को भी बाद में अंग्रेजों ने वहां से हटा दिया था और उसके बाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया दिया गया था। मीर कासिम जो था वो नवाब तो बना था, लेकिन वो चाहता था बंगाल को डेवलप करना और अंग्रेजों से दूरी बना के रखना चाहता था। इस वजह से वो मुर्शिदाबाद के जो षड्यंत्र थे उस वातावरण से वो दूर रहना चाहता था। ठीक है, और ताकि वो अंग्रेजों के हस्तक्षेप न हो सके उससे वो बचना चाहता था। इसकी वजह से ही उसने अपनी राजधानी जो मुर्शिदाबाद थी उसे बदलकर मुंगेर बना ली थी। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है 11 नंबर। उम्मीद करता हूँ अभी तक जितने प्रश्न किए गए हैं वो सब आपको इम्पोर्टेंट लग रहे होंगे और ऐसे इम्पोर्टेंट प्रश्न को करने के बाद डेफिनेटली आपको इस वीडियो को लाइक कर देना चाहिए। और ऐसे तमाम आगे आने वाली वीडियोज और पीछे जितने भी मैंने वीडियोज करा रखी हैं, चाहे वो इतिहास का हो या फिर उसके अलावा भूगोल और राजनीतिक शास्त्र, विज्ञान के भी प्रश्नों को मैं यहाँ पे कराता हूँ, जिसमें भौतिकी, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान के प्रश्न मैंने सभी वीडियोस को यहाँ पे करा के रखा है। ये सारी वीडियोस आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, इस प्रश्न में क्या पूछा गया है, बंगाल के किस नवाब ने ब्रिटिश कंपनी के गवर्नर को लिखा, है ना। क्या लिखा था कि आपके भद्र पुरुष इस प्रकार व्यवहार करते हैं, वे समस्त देश में गड़बड़ी फैलाते हैं, लोगों को लूटते हैं तथा मेरे अधिकारियों का अनादर करते हैं तथा उन्हें शारीरिक यातना देते हैं। देखिए ऐसे प्रश्न जो है ना वो बड़े एग्जाम में, जैसे कि आप अगर आरओ एआरओ का दे रहे हो पेपर या फिर यूपीएससी वगैरह का पेपर दे रहे हो, तो वहां पर इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि एक डिफिकल्ट लेवल माना जाता है।
तो ये वाक्य किसके द्वारा बोला गया था ये आपको बताना है। ऑप्शन है अलीवर्दी खान, सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा मीर कासिम, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, बंगाल के किस नवाब ने 2 वर्षों के लिए सभी व्यापारियों के लिए समस्त व्यापारिक करों से एवं चुंगियों को खत्म कर दिया? एक बड़ा असाधारण कदम उठाया था। तो ये काम किसने किया था, इसका आंसर आपको करना है कि जो भी 2 वर्षों के लिए उसने सभी व्यापारिक करों को और चुंगियों को माफ कर दिया था, तो ऐसा करने वाला मीर जाफर था। और शायद यही वजह रही थी जिसकी वजह से अंग्रेजों ने मीर जाफर को भी बंगाल की गद्दी से हटा दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13, क्लाइव एवं मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई थी 12 अगस्त 1765 में। ये डेट आपको याद रखना है। इलाहाबाद की जो प्रथम संधि थी वो 12 अगस्त 1765 को हुई थी। इसके संदर्भ में कुछ बातें यहाँ पे बताई गई हैं, इनमें देखना है कि कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत। जो सही है उसको आंसर करना है। तो पहला कथन है, शाह आलम द्वितीय को कड़ा व इलाहाबाद के, कड़ा यानी कुंडा है यह, ठीक है, इलाहाबाद के जिले दिए गए थे। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है ये। दूसरा है, कंपनी को 26 लाख रुपए सालाना के बदले बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से मिली थी। दूसरा ऑप्शन भी सही है। तीसरा जो था वो हैदराबाद के उत्तर के जिलों में उत्तरी सरकार को अंग्रेजों के जागीर के रूप में मान्यता दी गई। तो ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं। यानी कि इलाहाबाद की जो प्रथम संधि हुई थी 12 अगस्त 1765 को, उसमें शाह आलम द्वितीय के साथ संधि हुई थी जिसमें ये 3 शर्तें रखी गई थी। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद की द्वितीय संधि, याद रखना 2 संधियां हुई थी, पहली 12 अगस्त को हुई थी और दूसरी जो संधि थी वो 16 अगस्त 1765 को हुई थी। तो द्वितीय संधि किसके बीच में हुई थी? देखिए द्वितीय संधि जो हुई थी वो सुजाउद्दौला और क्लाइव के बीच में हुई थी, जिससे बंगाल के पूरा जो गवर्नर का जो शासन था वो अंग्रेजों के में आ गया। और दूसरी चीज यहाँ से ही द्वैध शासन की व्यवस्था को भी शुरुआत की गई थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, कर्नल क्लाइव का गधा या सियार की संज्ञा किसे दी गई थी? देखिए कर्नल क्लाइव का गधा या सियार की जो संज्ञा थी वो मीर जाफर को दी गई थी। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने बंगाल के किस नवाब को भूसे से भरे एक बैताल यानी फैंटम के रूप में उल्लेखित किया था? तो वो किया था मुबारक उदौला को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, कर्नल माल्सन ने क्या कहा था? कर्नल माल्सन ने कहा था कि कंपनी के अधिकारियों का अब एक ही उद्देश्य है, जितना लूट सको लूटो, यह कि वह सोने की ऐसी थैली है जिसमें जब जी चाहे हाथ डाल लो। इसमें वह शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है ना? तो देखो जो भी लॉर्ड क्लाइव था और अंग्रेजी जो सेना थी उन सब ने सुजाउद्दौला को हटाकर मीर जाफर को गद्दी बैठाया था, जिसका उद्देश्य था कि वो उससे जितना चाहे उतना पैसा ले सकते थे, अपनी बात मनवा सकते थे। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? तो देखिए डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार स्थापित करने वाला हैदर अली था, जिसने फ्रांसीसियों की विशेषज्ञता से मदद ली थी। और हैदर अली के बाद जो टीपू सुल्तान था वो यहाँ का शासक बना था, और बाहरी सेनाओं से मदद लेने का सबसे पहली बार जो बात आती है वो इसी के शासनकाल में आती है। आगे प्रश्न है, किसने घोषणा कर रखी थी कि यह अंग्रेजों को पहले तो अकाट से निकाल कर बाहर करेगा और अंततः भारत से भी बाहर कर देगा? तो ऐसी घोषणा करने वाला हैदर अली था और इसी ने इस तरह की बातें कही थी। अगला प्रश्न है जो कि आज का आखिरी प्रश्न है, जिसमें पूछा गया है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। इसमें बताया गया कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, ये डेट आपको याद रखने हैं इसीलिए यहाँ पे मैंने मेंशन करके रखा हुआ है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो साल 1767 से 69 तक हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के बीच में। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 के बीच में। इनको मैच करना है कि इन सभी युद्धों के समय किस तरह की संधियां हुई थी। तो मद्रास की संधि, मंगलौर की संधि और श्रीरंगपट्टनम की संधि, ये सभी संधियां इस क्रम में हुई थी कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो था वो उसमें मद्रास की संधि हुई थी, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में मंगलौर की संधि हुई थी और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी।
ये तीनों युद्ध जो थे, प्रथम और द्वितीय जो युद्ध थे वो हैदर अली के साथ में हुआ था, और तृतीय युद्ध जो था वो टीपू सुल्तान के साथ में हुआ था, जिसमें उसने श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी और वहां पर उसकी मृत्यु हो गई थी। तो इस तरीके से पहले का ए, दूसरे का सी और तीसरे का सी ऑप्शन सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे कुल 20 प्रश्न करा दिए। उम्मीद करता हूँ ये सभी प्रश्न आपको काफी इंपॉर्टेंट लग रहे होंगे, और अभी तक आपने वीडियो को देखा है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। और आप इस वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर आप सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपके आने वाले जितने भी वीडियोज होंगे आप उन सभी वीडियोज को देख सकें और अपने नॉलेज को बूस्ट अप कर सकें। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।